हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिद्धार्थ वाजपेयी है और आप सबका फिर से स्वागत है रैंक सिक्योर आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले आज आपको इन्फॉर्मेशन देनी है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कि भाई 22 जून से अनअकैडमी प्लस के 3 मेगा बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। क्या डेट है? 22 जून, यानी कि लास्ट मंडे जो गया है वहाँ से 3 मेगा बैचेस स्टार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। आप जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन करिए और ज्वाइन करने पे ज्वाइन कैसे करना है आपको कि रैंक 10 रेफरल कोड के थ्रू आपको इसमें ज्वाइन करना है। अब देखिए, ये जो बैचेस स्टार्ट हुए हैं ये क्या है, ये प्री मेंस और इंटरव्यू, यानी कि आप एक बार इसमें एडमिशन लेंगे और आपका जो यूपीएससी का प्री है, मेंस है और इंटरव्यू है, ये तीनों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके ऊपर है? अनअकैडमी प्लस के ऊपर है। तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा ये प्री का बैच है कि मेंस का। आपको पूरी एक बार आपने एंट्री ली और टिल सिलेक्शन तक, आपको इंटरव्यू तक, तीनों स्टेजेस की जो गाइडेंस है, जो पढ़ाई है, जो स्टडी मटेरियल है, सारी चीजें, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड बाय अनअकैडमी प्लस। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि ये दोनों मीडियम में बाइलिंगुअल स्टार्ट हुआ है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, यानी कि आपके पास भाषा का कोई भी हर्डल नहीं रह जाएगा। आप किसी भी भाषा से तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है टेस्ट सीरीज जो है, इसकी एनालिसिस होगी। इसमें मॉक टेस्ट आपको बेस्ट, वैसे ही मॉक टेस्ट आपके लिए डिज़ाइन करे गए हैं जैसे हूबहू आपका एग्जाम का पैटर्न होता है, तो उसकी पूरी एनालिसिस होगी। प्री की भी, मेंस की भी सारी एनालिसिस यहाँ पर आपको कराई जाएगी। पूरा थ्रू आउट आपकी जो जर्नी है उसमें आपको हेल्प करेगा अनअकैडमी प्लस। तो आपको जल्दी से जल्दी, अब बिना टाइम वेस्ट करे हुए, इसको ज्वाइन करना है। और कैसे ज्वाइन करेंगे आप? रैंक 10 रेफरल कोड के थ्रू। इससे क्या होगा कि आपकी जो भी कोर्स फीस होगी, पहली चीज तो उसमें 10% का डिडक्शन आपको मिल जाएगा, बहुत अच्छी बात है। दूसरा, आपको अनअकैडमी प्लस का कोर्स मटेरियल, स्टडी मटेरियल, उसकी जितनी सारी बुक्स आती हैं, जितनी जो मेन बुक्स हैं जो हम लोग यूपीएससी की तैयारी में पढ़ते हैं, वो सारी बुक्स का पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, सारी चीजें उसमें अवेलेबल होंगी। प्लस अनअकैडमी प्लस के जो भी एजुकेटर्स हैं, जो भी उसके टीचर्स हैं, आपको उनके मार्गदर्शन में तैयारी करने का मौका मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आरती मैम के गाइडेंस में आपको पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। तो अब बिल्कुल भी देरी मत करिए, क्योंकि देखिए समय हमारे पास जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और पेपर, अब टारगेट जो है हमारा वो पास आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आप ये कोर्स कैसा है, यूपीएससी 2020 और 2021 के लिए, यानी कि नेक्स्ट ईयर का जो बैच है वो भी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन करिए। पूरी डिटेल यहाँ पर बोर्ड में आपके सामने है। रैंक 10 रेफरल कोड को यूज करना है और इन किसी भी मीडियम्स के हो आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। सारी चीजें नोट कर लीजिए, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग लेक्चर की स्टार्टिंग करते हैं। तो मैंने आपको जो पहले इन्फॉर्मेशन दी थी, तो जितनी जल्दी से जल्दी हो सके वो बैचेस को आप ज्वाइन करिए। ठीक है, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और देनी थी कि आप याद रखिएगा, डेट बता रहा हूँ मैं, 26, 27 और 28 ऑफ जून को। ठीक है, तो यानी कि 26, 27, 28 जून को अनअकैडमी द्वारा एक यूपीएससी सबमिट हो रहा है। 3 दिन का सबमिट है। 50+ से ज़्यादा स्पीकर्स इसमें आ रहे हैं जो अपने भावों को, अपने विचारों को आपके सामने व्यक्त करेंगे। कैसे यूपीएससी को एक नए नज़रिए से देखेंगे आप, उसका आपका सोचने का तरीका, ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे वो। इसमें से जैसे कि हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, किरण बेदी, जयराम रमेश, राजकुमार राव, तो ऐसे कई सारे स्पीकर्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स, जो आपको बहुत सारी चीज़ें, अपनी लाइफ के कुछ किस्से सुनाएंगे या अपनी लाइफ के कुछ वो चीज़ें बताएंगे, अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे, जो आपकी इस प्रिपरेशन में या आपकी थ्रू आउट लाइफ में आपको बहुत यूजफुल होगा। तो प्लीज़ इस सबमिट को, और ये सबमिट सबके लिए फ्री है। ठीक है, तो इस सबमिट को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें और ये आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो डेट ज़रूर याद रखें, 26, 27, 28 जून। ठीक है, चलो ठीक। तो देखो ध्यान से, अब क्या है कि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे थे अपना इग्नियस रॉक। ठीक है, तो इग्नियस रॉक हम लोग पढ़ रहे थे, आग्नेय चट्टानें। तो इग्नियस रॉक में हम लोगों ने कल देखा कि इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या होती है कि मैग्मा जो होता है, मैग्मा से ही किसका निर्माण होता है? इग्नियस रॉक का निर्माण होता है। ठीक है, रॉक का हमने, रॉक क्या चीज होती है, चट्टानें क्या होती हैं, कई सारे खनिज जो होते हैं उनका एक ग्रुप जो होता है वो चट्टान होता है। खनिज क्या होता है? कई सारे तत्व मिलकर एक खनिज का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये सब हम लोग इसके प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे, बहुत अच्छे से मैंने आपको फ्लोचार्ट के फॉर्म में समझाया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज उसको जाके यूट्यूब प्लेलिस्ट में रैंक सिक्योर आईएएस के चैनल पर जाके उसको जरूर से जरूर देखें। ठीक है, उसमें आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही ज्यादा, जिसको बोलते हैं लेमैन लैंग्वेज में, एकदम यूजर फ्रेंडली तरीके से मैंने आपको हर एक टर्म समझाने की कोशिश करी है विद फ्लोचार्ट के फॉर्म में, कि आपको कहीं पे भी कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, कोई भी भाषा ऐसी लिखनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो ठीक है, तो आगे अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं।
तो हम लोगों ने कल बहुत इंपॉर्टेंट चीज जानी थी। हम लोगों ने ये जाना था कि जो हमारा मैग्मा होता है, तो मैग्मा क्या है, अगर हमारा मैग्मा जो है वो एसिडिक होता है, एसिडिक होता है तो इसका मतलब कि उसमें सिलिका जो होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। अगर हमारा मैग्मा जो है वो कैसा होता है, बेसिक होता है यानी कि क्षारीय होता है, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि सिलिका की जो मात्रा है वो क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा, यही पॉइंट हमें अब आगे आने वाले टॉपिक में हेल्प करने वाला है। ठीक है, जो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली आज हम लोग बात करने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक क्या होती हैं। ठीक है, कितने टाइप्स की इग्नियस रॉक होती हैं, ये सारी चीजें हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये हेडिंग अगर आपने डाल ली है तो इस हेडिंग को मैं मिटा देता हूं। अब इसके बाद जो है आपको पता ही है कि कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक में एक हम लोग टेबल पढ़ेंगे, तो टेबल के थ्रू हम लोग सारा जो बाइफरकेशन है वो समझ लेंगे, किस तरीके से हमको इग्नियस रॉक जो है वो कौन कौन सी होती हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो ध्यान से देखना। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी मैं लिखा हूं, जो सिलिका है, सिलिका की मात्रा, ठीक है ना, यानी कि क्वांटिटी ऑफ सिलिका। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ सिलिका। तो ये सबसे पहली हेडिंग होगी, सबसे पहला कॉलम होगा। यहां पे दूसरा कॉलम जाएगा टाइप ऑफ मैग्मा, मैग्मा का प्रकार, किस प्रकार का मैग्मा है। ठीक है, अब यहां पर आएगा अभ्यांतरिक आग्नेय चट्टान, और यहां पर बाह्य आग्नेय चट्टान। ठीक है, अभ्यांतरिक का मतलब है क्या, इंट्रूसिव, और बाह्य का मतलब क्या है, एक्सट्रूसिव, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक या फिर इंट्रूसिव। इंट्रूसिव का मतलब है अभ्यांतरिक। हम इन दोनों के बारे में बेसिक चीज हम लोगों को कल पता चल गई थी कि भाई अगर मैग्मा जो होता है वो पृथ्वी के अंदर की परतों में ठंडा हो जाता है तो वो चट्टानें जो होती हैं, अब बनती तो वो भी मैग्मा से हैं, तो उन चट्टानों को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, यानी कि अभ्यांतरिक या आंतरिक आग्नेय चट्टान। या फिर अगर वही मैग्मा पृथ्वी के बाहर आके और पृथ्वी की सतह पर ठंडा होता है तो वो उन चट्टानों को क्या बोलते हैं, उन चट्टानों को बोलते हैं बाह्य आग्नेय चट्टान या एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। ठीक है, तो अब हम लोग इसका हर एक टाइप पढ़ लेते हैं कैसे क्या होता है। तो देखो ध्यान से, सिलिका की मात्रा टोटली डिपेंड करेगी टाइप ऑफ मैग्मा पे। तो देखो सबसे बड़े से शुरू करते हैं कि अगर बात करी जाए 77% से अधिक, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक बार ये चार्ट आपको समझ में आ गया, रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। आप इसको बार बार बना के देखिएगा तो आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अगर सिलिका की जो क्वांटिटी ऑफ सिलिका है वो 77% से ज्यादा होती है, 77% से ज्यादा क्वांटिटी में सिलिका है तो वो मैग्मा जो होता है वो एसिडिक कैटेगरी का मैग्मा होता है। एसिडिक का मतलब है वो कैसा मैग्मा है, वो अम्लीय मैग्मा होता है। ठीक है, कैसा मैग्मा होता है, अम्लीय मैग्मा होता है, बहुत ज्यादा अम्लीय मैग्मा है। तो इससे बनने वाली अगर ऐसा मैग्मा जिसमें जो सिलिका है उसकी मात्रा सबसे ज्यादा है, 77% से ज्यादा सिलिका है, तो ऐसा बोला गया कि इस मैग्मा को क्या बोलते हैं, एसिडिक मैग्मा बोलते हैं। और इस अगर यही मैग्मा पृथ्वी के अंदर ठंडा हो जाता है तो इससे बनने वाली चट्टान को हम लोग बोलते हैं ग्रेनाइट चट्टानें। तो ग्रेनाइट चट्टानों का मतलब समझ में आ गया। अब कहीं पर भी ग्रेनाइट चट्टानें लिखा होगा तो इसका मतलब है सबसे पहली चीज तो ये अभ्यांतरिक आग्नेय चट्टान होती है, पृथ्वी के अंदर पाई जाती हैं। दूसरा कि ये इनका मैग्मा किस मैग्मा से बनती है, ये एसिडिक मैग्मा से बनती है जिसमें सिलिका की मात्रा जो है वो 77% से ज्यादा होती है। अगर यही मैग्मा, यही एसिडिक मैग्मा पृथ्वी के बाहर आ जाता है तो बाहर आके ठंडा होता है तो इसी मैग्मा से एक चट्टान बनती है जिसको बोलते हैं रायोलाइट। ठीक है, इस चट्टान को क्या बोलते हैं, रायोलाइट। ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, तो ये था पहला। अब इसका दूसरा देखना कि अगर जो मैग्मा है 55% से और 77% तक होता है। ठीक है, पहला तो ये कैटेगरी हो गई कि 77% से अधिक, दूसरा है 55 से 77% तक होता है, ये परसेंटेज है।
55% से अगर ये मैग्मा होता है तो इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट मैग्मा। इंटरमीडिएट मैग्मा का मतलब है कि ये कैसा है, ना ये अम्लीय है और ना ही क्षारीय है, ना पूरी तरीके से एसिडिक है ना ये पूरी तरीके से बेस्ड है, एक बैलेंस फॉर्म में है, तो इंटरमीडिएट मैग्मा है। और वो कैसे डिसाइड हो रहा है कि सिलिका की मात्रा 55% से 77% तक है। तो इस टाइप की जो चट्टानें होती हैं इंटरमीडिएट है, तो इसको बोलते हैं, जो अगर यही मैग्मा अंदर ठंडा हो जाता है तो इसकी चट्टान को बोलते हैं डायोराइट, अगर यही मैग्मा बाहर आ जाता है तो इसकी चट्टान को बोलते हैं एंडेसाइट। एंडेसाइट का नाम सुना होगा आपने। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किसका बना होता है, या तो एंडेसाइट का बना होता है या वो ग्रेनाइट का बना होता है। और चूंकि ये लोग कैसे, हमने बताया था आपको, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो उसका जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, वो कम होती है इन कंपैरिजन टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से, सॉरी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो डेंसिटी होती है वो किससे कम होती है, ओशनिक क्रस्ट से। तो डेंसिटी कम होने का मतलब है कि इसमें लाइटर एलिमेंट्स हैं, और ओशनिक क्रस्ट में कैसे हैं, हैवियर एलिमेंट्स हैं। तो इसका मतलब ग्रेनाइट और एंडेसाइट कैसे होंगे, लाइटर एलिमेंट्स होंगे। सिलिका की मात्रा इतनी ज्यादा और है लाइटर एलिमेंट्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अभी मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये क्या है, इस वाली चट्टान को हम लोग डायोराइट बोलते हैं, और यही चट्टान अगर यही मैग्मा बाहर आ जाता है तो उस चट्टान को हम लोग एंडेसाइट बोलते हैं, ठीक है। तीसरी जो कैटेगराइजेशन होता है वो ऐसा होता है कि 45% से 55% अगर सिलिका की क्वांटिटी होती है तो इसको बोलते हैं, ये कैसा मैग्मा होता है, ये हमारा क्षारीय मैग्मा है, ठीक है ना। क्षारीय का मतलब कैसा, बेसिक या मैफिक, एक वर्ड यूज होता है मैफिक, MAFIC, तो ये मैफिक मैग्मा है। तो इस अगर मैग्मा की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चट्टान है, अगर यही मैग्मा अंदर ठंडा हो जाता है तो इससे बनती कौन सी चट्टान है, गैब्रो का नाम सुना होगा। और यही मैग्मा अगर बाहर आ जाता है तो कौन सी चट्टान बन जाती है, बसाल्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चट्टान, ठीक है ना। बसाल्ट का भी नाम सुना होगा आपने। अब अगर यही चीज की बात करें कि अगर मैग्मा की जो क्वांटिटी है वो 45% से भी सिलिका जो है इसमें कम है, 45% से भी सिलिका की मात्रा कम है, तो ये मैग्मा जो होता है इसी को बोलते हैं, क्या है ये अल्ट्रा मैफिक है, अत्यधिक क्षारीय है, अत्यधिक क्षारीय मैग्मा है ये, ठीक है। अल्ट्रा मैफिक मैग्मा है। अल्ट्रा मैफिक मैग्मा अगर अंदर ठंडा होता है तो इसकी चट्टान को क्या बोलते हैं, पेरिडोटाइट, पेरिडोटाइट। और ये बाहर कभी नहीं आ पाता, तो बाहर इसकी चट्टान का कोई नाम ही नहीं दिया गया। अभी बताऊंगा ऐसा क्यों है, ठीक है। तो ये जो, इसको मैं हट जाता हूं, इसको आप आराम से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपनी कॉपी में जरूर से जरूर ड्रॉ करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे हमें पूरी इग्नियस रॉक की प्रॉपर्टीज के बारे में जो है वो पता चल जाएगा, कैसे कैसे क्या चीजें चलती हैं, हर एक चीज के बारे में हम लोग अभी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपने ये चीज नोट कर ली होगी। तो देखो ध्यान से देखो यहां से अगर शुरू करें, ठीक है, यहां से शुरू करें तो 45% से कम क्या है, सिलिका। मेरे को बताओ कि पृथ्वी के अंदर जाते हैं, जब अर्थ के अंदर जाते हैं तो सिलिका की मात्रा कम होती जाती है, क्योंकि सिलिका कहां पर है भाई, सियाल सीमा, ज़्यादा क्रस्ट तक है, और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत पोर्शन मेंटल में मिलेगा आपको। और जबकि ये थ्योरी जो थी पुरानी हो चुकी थी, अब हम लोग क्रस्ट मेंटल कोर की बात करते हैं, तो सिलिका कहाँ मिलेगी आपको, क्रस्ट के आसपास मिलेगी। तो जैसे जैसे आप क्रस्ट से अंदर जाओगे तो सिलिका की मात्रा कम होती जाएगी। तो अगर हम बात करें तो 45% से कम, तो यानी ये सबसे आंतरिक चट्टानें होंगी। तो अगर 45% से कम सिलिका है तो मतलब कि सबसे गहराई में पाए जाने वाला मैग्मा कैसा होगा, सबसे क्षारीय होगा, सबसे गहराई में पाए जाने वाला मैग्मा, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, तो पृथ्वी में अब जो ये वाली चीज़ बात कर रहे हैं, अल्ट्रा मैफिक की बात कर रहे हैं, यानी 45% से सिलिका की मात्रा कम है, तो यानी ये कहीं सबसे गहराई में पाया जाता होगा। तो ये वाला जो मैग्मा है वो सबसे गहराई में पाया जा रहा है, ठीक है। अब ये सबसे गहराई में पाया जा रहा है तो ये अब कभी बाहर आ पाएगा नहीं। ये क्या है कि अंदर ही अंदर इसका टेम्परेचर डाउन होगा, जब भी डाउन होगा ये आराम से अंदर ही अंदर ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होकर कौन सी चट्टान बना देगा, पेरिडोटाइट। उस चट्टान का नाम होगा पेरिडोटाइट। इसी पेरिडोटाइट की फैमिली होती है जिसको बोलते हैं ओलिवाइन रॉक्स, ओलिवाइन रॉक्स। और यही ओलिवाइन रॉक्स मेंटल में बहुत ज्यादा पाया जाता है। ओलिवाइन बेसिकली क्या है, एक मिनरल है, और ये मिनरल जो है ये किसका प्राइमरी कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है पेरिडोटाइट का। तो पेरिडोटाइट जो है वो चट्टान है, और इस चट्टान में पाए जाने वाले खनिज का नाम है जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, उसका नाम है ओलिवाइन।
यही ओलिवाइन जो है मेंटल बनाता है। तो इसका मतलब कि हम कहीं मेंटल पे खड़े हैं। तो ये लावा का, ये मैग्मा का वो प्रकार है जो सबसे ज्यादा क्षारी है, जो सबसे ज्यादा पृथ्वी की गहराई में है, और ये कभी भी बाहर आके ठंडा नहीं हो पाता, ये अंदर की परतों में ही ठंडा हो जाता है। इसीलिए इसकी जो बाह्य आग्नेय चट्टान है वो कभी नहीं बन पाती, कभी इसको देखा ही नहीं गया, ठीक है। और ये हम लोग किसकी बात कर रहे थे, पेरिडोटाइट की। इसके ऊपर जाते हैं तो 45% से 55% तक की बात करते हैं। तो यानी कि हम लोग कहीं पे यहां पे कहीं बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सिलिका की मात्रा जो है वो देखिए अब 55% हो गई है। यहां 45% थी, यहां पर 55% हो गई है। तो जब हम 55% की सिलिका की मात्रा की बात कर रहे हैं तो ये जो मैग्मा होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये कैसा मैग्मा है, ये क्षारीय मैग्मा है, यानी कि बेसिक या मैफिक मैग्मा है। और यही बेसिक मैग्मा अब ये चूंकि बाहर आता हुआ तभी इसका नाम दिया गया बसाल्ट। तो ये जब अंदर ही ठंडा हो जाता है तब इसको क्या बोलते हैं, गैब्रो बोलते हैं। जब ये पृथ्वी की आंतरिक परतों को तोड़ता हुआ और पृथ्वी के स्थल मंडल पे आगे यहां पे कहीं ठंडा होता है तब इसको क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं बसाल्ट, ठीक है। अगर ये कहीं अंदर की तरफ ठंडा हो जाता है तो इसको क्या बोल देते हैं, गैब्रो। तो इसका मतलब है कि जो बसाल्ट और गैब्रो हैं ये किस टाइप के मैग्मा है, ये क्षारीय मैग्मा है, ये बेसिक मैग्मा है, ये मैफिक मैग्मा है। इस चीज को याद रखिएगा। इसमें सिलिका की मात्रा कहां कितनी है, 45 से 55% तक। और अगर बात करी जाए तो ये पेरिडोटाइट के ऊपर पाए जाते हैं, ये पेरिडोटाइट के ऊपर पाए जाते हैं। तो अगर घनत्व की बात करें तो सबसे ज्यादा जो घनत्व होगा वो किसका होगा, पेरिडोटाइट का। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर घनत्व की बात करें तो पेरिडोटाइट का मैक्सिमम घनत्व होगा, ठीक है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ आ रहे हैं, जैसे जैसे हम इस अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो जो घनत्व है वो क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है, ठीक है। तो ये जा रहे हैं तो ये माइनस में जा रही है। क्या माइनस में जा रही है, जो हमारी डेंसिटी है। तो यानी कि पेरिडोटाइट की डेंसिटी कैसी है, मैक्सिमम डेंसिटी है। इसके बाद किसकी डेंसिटी होगी, गैब्रो की। अब गैब्रो जो है वो अंदर रहता है तो इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। बसाल्ट क्या है, वो बाहर आ जाता है। अब बाहर आता है तो यानी पृथ्वी के ऊपर आता होगा। पृथ्वी में जैसे जैसे ऊपर जाओगे डेंसिटी कम होती जाएगी, क्योंकि लाइटर एलिमेंट्स बाहर रहते हैं, हैवियर एलिमेंट्स अंदर रहते हैं, नेबुलर हाइपोथेसिस। तो अब यानी कि गैब्रो की डेंसिटी बसाल्ट से भी ज्यादा होगी, ठीक है। पेरिडोटाइट की सबसे ज्यादा, इससे कम गैब्रो की, गैब्रो से कम बसाल्ट की, ठीक है। आई होप आपको यहां तक चीजें क्लियर हुई होंगी। जब हम पृथ्वी के और थोड़ा ऊपर आते हैं तो और देखते हैं कि 55 से 77% यानी कि 55 to 75% की बात कर रहे हैं सिलिका। तो यानी कि हम पृथ्वी के और ऊपर तक आ चुके हैं। तो यहां पर आ चुके हैं हम। तो यहां पर जो पाया जाने वाला मैग्मा होता है ये कैसा होता है, ये ना ज्यादा अम्लीय होता है ना ज्यादा क्षारीय होता है, ये इंटरमीडिएट क्लास का मैग्मा होता है, मध्यवर्ती मैग्मा होता है। इसकी चट्टान अगर अंदर ठंडी होती है तो इसी को क्या बोलते हैं, डायोराइट बोलते हैं। यही डायोराइट जब बाहर आ जाता है तो इसको क्या बोल देते हैं, इसको एंडेसाइट बोलते हैं। इसका मतलब कि अगर घनत्व की बात करें तो डायोराइट का घनत्व जो है वो गैब्रो से कम होगा, इसका घनत्व गैब्रो से भी कम होगा। और डायोराइट का घनत्व किससे ज्यादा होगा, एंडेसाइट का। आप देखो ध्यान से, डायोराइट का घनत्व गैब्रो से कम है, डायोराइट का घनत्व जो है वो बसाल्ट से कम है, ठीक है। अब बसाल्ट जो है वो इससे ज्यादा है और ये इससे ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली जो बसाल्ट हो गया वो एंडेसाइट से ज्यादा हो गया। यही रीजन है कि जो ओशनिक क्रस्ट होती है वो उसका मैग्मा ज्यादा नीचे से आता है, तो वो ज्यादा हैवियर एलिमेंट है, ठीक है। हम लोग भले ये पहले पढ़ चुके हैं बट उसका रीजन हमको भी पता चल रहा है कि भाई बसाल्ट जो है वो ज्यादा गहराई से आता है। तो ज्यादा गहराई पे हमेशा हैवियर एलिमेंट पाए जाते हैं, ज्यादा घनत्व के एलिमेंट पाए जाते हैं। तो जब यही बसाल्ट ऊपर आता है पिघल के, अब ये बसाल्ट मेरे भाई कैसे ऊपर आएगा, जब तक ये पिघलेगा नहीं। और पिघल के सबसे पहले बनेगा डायोराइट, और डायोराइट कन्वर्ट होगा एंडेसाइट में, और ये सब कुछ होगा जब टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो अगर बसाल्ट पिघल के एंडेसाइट बना है तो इसका मतलब क्या हुआ है कि टेम्परेचर ज्यादा है, और दूसरी बात इसका घनत्व भी इससे कम है, ठीक है। ये चीज याद रखना। अब बात करते हैं कि जहां पे सिलिका की क्वांटिटी जो है वो 77% से ज्यादा है, 77% से सिलिका की क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं पूरी तरीके से एसिडिक वो क्या है, मैग्मा है, यानी कि अम्लीय मैग्मा है। अम्लीय मैग्मा अगर अंदर ठंडा होता है तो वो ग्रेनाइट की चट्टानें बनाता है, अगर यही ग्रेनाइट बाहर आ जाता है तो रायोलाइट की चट्टानें बनाता है। अभी देखो एंडेसाइट का जो घनत्व है वो ग्रेनाइट से क्या है, ज्यादा है, और ग्रेनाइट का घनत्व इससे ज्यादा है, ठीक है। तो एकदम ही बाहर आ गया तो रायोलाइट मिलता है हमको, यानी कि पृथ्वी के स्थल में अगर तुम बात करें अगर एसिडिक चट्टानों की तो हमें रायोलाइट मिलेगा, और अगर बात करेंगे तो ग्रेनाइट मिलेगा। तो अगर यहां पर ध्यान दो ध्यान से, तो जो रायोलाइट है, रायोलाइट, ठीक है, यहां पर लिख दे रहा हूं, इसका जो घनत्व होगा ये सबसे मिनिमम घनत्व होगा इसका। अभी तक जितनी तुमने चट्टानें पढ़ी सबसे मैक्सिमम घनत्व किसका है, पेरिडोटाइट का, क्योंकि ये सबसे अंदर से आता है। और ये जो रायोलाइट है
ये सबसे क्या है, मिनिमम घनत्व वाला एलिमेंट है, ठीक है। ये सबसे बाहर मिलेगा, सबसे ऊपर से तैयार होता है, क्योंकि इसका मैग्मा कैसा होता है, अम्लीय होता है। सबसे ज्यादा घनत्व इसका रायोलाइट पेरिडोटाइट का है, सबसे कम घनत्व कौन सा है, रायोलाइट का है। आई होप आपको ये टेबल एटलीस्ट जो मैंने बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। आप उसको पॉज कर करके नोट डाउन भी करते जाइए। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं जो घनत्व है वो क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। तो ऊपर हमको लाइटर एलिमेंट्स मिल रहे हैं, नीचे हमको हैवियर एलिमेंट्स मिल रहे हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एक चीज और जानो, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो सिलिका की मात्रा भी कैसी होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। पहला पॉइंट, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो जो सिलिका की मात्रा है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो जो डेंसिटी है वो कम होती जा रही है, सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो जो एसिडिक प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज कर रही है, और जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ध्यान से देखते जाना सारी चीजें, ठीक है। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं डेंसिटी कम हो रही है, ये तो समझ में आता है। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं सिलिका बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम सिलिका क्या है, ऊपर ज्यादा मिलेगी हमें, क्रस्ट में ज्यादा सिलिका है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे सिलिका बढ़ती जाएगी। अब सिलिका और एसिडिक रिलेशन में डायरेक्ट प्रोपोर्शनल सीधा संबंध होता है ना। ये क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो सिलिका की मात्रा बढ़ेगी तो एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी, सिलिका की मात्रा घटेगी तो बेसिक प्रॉपर्टी, सिलिका की मात्रा बढ़ेगी तो बेसिक प्रॉपर्टी घटेगी। इन दोनों में इनवर्स रिलेशन है, जबकि इसमें क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो ये सारे पॉइंट है, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। कैसे करके ये तुमसे स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, या कोई भी ऐसा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा इन सारी रॉक्स के ऊपर कि भाई बताइए सबसे ज्यादा, अगर 4 टाइप की रॉक्स लिखी हैं और उनमें ऐसा पूछ देगा कि अब इनके घनत्व के असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, या इनके एसिडिक नेचर के डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम में सेट करिए, कौन सबसे ज्यादा अम्लीय है कौन कम अम्लीय है। तो इस तरीके से आपसे पूछ सकता है। और ये सारी ही चट्टानें हमारे लिए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए आपको ये टेबल के फॉर्म में मैंने आपको ये चीजें बता दी। आई होप इस चीज को इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो कंक्लूजन ड्रॉ हुआ है ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है इस चीज का, ठीक है। तो ये चीज जो है वो आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक पे। जब तक मैं इसको रब कर रहा हूं आप जल्दी से रिवाइज कर लीजिए अपना जो भी टॉपिक अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, हमने पूरी टेबल पढ़ ली, हमने ये भी पढ़ लिया कितने टाइप की आंतरिक चट्टानें होती हैं, कितने टाइप की बाह्य आग्नेय चट्टानें होती हैं। तो अगर ये सब चीज़ें हमारी समझ में आ गई हैं तो अब ध्यान से एक टॉपिक देखिएगा कि क्या होता है। एक प्रॉपर्टी है, देखो कि जो हमारा कोई भी वस्तु होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो वो पहले गर्म होगा और फिर क्या होगा, ठंडा होगा। तो जब ठंडा होगा तो इसी को बोलते हैं कि उसके क्या बन गए हैं, क्रिस्टल बन जाते हैं, ठीक है ना। इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलीकरण, ठीक है। कोई भी पदार्थ अगर यदि उसको हम गर्म करते हैं और गर्म करके कैसा हो जाता है, वो क्या हो जाता है, पिघल जाता है। और पिघलने के बाद क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। कोई भी ये मार्कर है, ठीक है ना, इसको मैं खूब इसको मेल्ट कर दूं, इसके मेल्टिंग पॉइंट से भी ज्यादा टेम्परेचर पे दे दूं तो पूरा पिघल जाएगा, अपनी स्टेट चेंज कर देगा। और स्टेट चेंज करने के बाद ये पूरा लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, है ना, ऐसा गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा। अब ये क्या है कि इसको मैं रूम टेम्परेचर पे रख दूं तो ये थोड़े समय बाद क्या हो जाएगा, अपने आप ठंडा हो जाएगा। जब ठंडा हो जाएगा तो इसके अंदर क्रिस्टल बन जाएंगे, इसके अंदर क्रिस्टलिक, तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। अब ये प्रोसेस देखो यहां पर इसमें कैसे लागू होता है, यही। अब ऑब्जेक्ट की जगह हम लोग क्या लिख दें, यही जो हमारा क्या है, मैग्मा। मैग्मा का मतलब क्या होता है, गर्म गलित पदार्थ है। ये गर्म गलित पदार्थ का जब टेम्परेचर डाउन होता है तो ये कैसा हो जाता है, ये क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। और यही ठंडा होके क्या बना देता है, क्रिस्टल बना देता है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं,
इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं कि भाई क्या हो गया, क्रिस्टलाइजेशन हो गया। क्या हो गया, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो देखो एक बार फिर से बता देता हूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर उसे आप गर्म करेंगे और वो गर्म करके पूरा पिघल जाएगा और पिघलने के बाद उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, तो ठंडा होने के बाद वो क्या कर देगा, उसके में क्रिस्टल अंदर अंदर क्रिस्टल बन जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीकरण या क्रिस्टलाइजेशन। तो एज इट इज मैग्मा जो होता है वो भी कैसा है, गर्म गलित पदार्थ है, और इसका जब टेम्परेचर कम होता है तो ये भी ठंडा हो जाता है, तो ये भी क्या बन जाता है, क्रिस्टल बना देता है। ठीक है, तो अगर ये चीज आपके समझ में आ रही है तो देखिएगा ध्यान से, इसको लिखे रहने देता हूं। देखो अब मैंने तुमसे बोला, यहां पर वर्ड क्या यूज करा है मैंने, ठंडा हो जाना। ठीक है, ध्यान से सुनना, यहां पे वर्ड यूज करा है ठंडा हो जाना। ठंडा होने का मतलब है कि टेम्परेचर क्या होना, कम हो जाना। अब सुनो ध्यान से, ये मार्कर है, ठीक है, ये पूरी तरीके से मैंने इसको मेल्ट कर दिया, इसको गला दिया, तो ये अब द्रव अवस्था में आ गया है, गाढ़ा द्रव है, इसका विस्कस द्रव है। अब इस द्रव को मैं ठंडा कर रहा हूं। ठंडा करने का मतलब है जो इसका टेम्परेचर है वो रिलीज हो रहा है, उसको कम कर रहा हूं। तो अगर मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर ये जो मार्कर है फॉर एग्जांपल कि ये 10 मिनट लेता है ठंडा होने में, 10 मिनट लेता है, तो ये इसका क्या है, मान लो एक टाइम है T1, और T1 ये जो टाइम है ये क्या है, ठंडा होने का समय। ठीक है, अभी मैं तुमसे कह रहा हूं कि एक दूसरा, अभी इसका जो टाइम है वो मान लो T2 पे ये 20 मिनट लेने लग जाए, तो ये भी क्या होगा, ठंडा होने का एक समय है। ये कोई ऑब्जेक्ट O1 का है, ये कोई ऑब्जेक्ट O2 है, ये उसका समय है। सब कुछ मैथ्स के फॉर्म में पढ़ो यार, इतना ना ये कोई हाईफाई चीज नहीं है, पता तुम्हें है, बट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं तुम्हें उदाहरण से, शायद तुम्हें समझ में आ जाए वो चीज़ जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको पकड़ लो कि एक ऑब्जेक्ट O1 है वो 10 मिनट लेता है ठंडा होने में, एक ऑब्जेक्ट O2 है वो 20 मिनट लेता है ठंडा होने में। ठीक है, तो मैं तुमसे कह रहा हूं कि अगर बात करी जाए ठंडा होने की दर, मतलब कि रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग की बात करें तो रेट ऑफ कूलिंग का मेरे भाई मतलब समझना क्या होता है। रेट ऑफ कूलिंग का मतलब होता है कि कौन कितनी जल्दी ठंडा हो जाता है। इसका मतलब होता है कि कितनी फास्टली ठंडा हो जाना। इसी चीज को क्या बोलते हैं, ठंडा होने की दर, रेट ऑफ कूलिंग। ये 10 मिनट में ठंडा हो जाता है, ये 20 मिनट में ठंडा हो जाता है। ठंडा होने का मतलब है ठोस हो जाना, ठंडा होने का 20 मिनट का ठंडा होने का मतलब है 20 मिनट में ठोस हो जाना। तो रेट ऑफ कूलिंग की बात करें तो O1 की जो रेट ऑफ कूलिंग है वो O2 से ज्यादा है। ये चीज समझ में आ रही है। तो ठंडा होने की दर का मतलब होता है कितनी फास्ट जल्दी से ठंडा हो जाता है। अगर अगर बात करें किसकी दर जो है वो कम है तो वो O2 की, किसकी दर ज्यादा है तो वो O1 की। इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि ये मतलब टाइम किसका ज्यादा है, टाइम ज्यादा है O2 का, तो ये इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि O2 इज ग्रेटर देन O1। इसका मतलब ये है कि भाई ठंडा कितनी जल्दी ठंडा होता है, कितनी क्विकली, कितना फास्ट चार्जिंग होती है ना, फास्ट चार्जर आजकल आने लगे हैं, तो वो कितनी फास्ट चार्ज करता है, कितनी फास्ट कूलिंग करता है। तो ये होता है कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग। ठीक है, अगर ये चीज आपके समझ में आती है तो आप देखो ध्यान से कि भाई अगर ये चीज आपके समझ में आती है तो इससे कंक्लूजन ड्रॉ होता है। वो कंक्लूजन ये है कि जो रेट ऑफ कूलिंग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ क्रिस्टल के। जो जितनी तेजी से ठंडा होगा, रेट ऑफ कूलिंग का मतलब क्या है, कितनी फास्टली ठंडा होना। दोनों सब चीजें मैंने लिख दी हैं, सबको बस तुम्हें लिंक करके इसको कॉन्सेप्ट को दिमाग में एक नए फोल्डर में स्टोर कर लेना है। रेट ऑफ कूलिंग का मतलब है कितनी फास्टली ठंडा होना। तो रेट ऑफ कूलिंग, अगर कोई चीज जल्दी ठंडा हो जाती है, अगर कोई चीज फास्ट ठंडी होती है, तो अब देखो ये रेट ऑफ कूलिंग बढ़ेगी, रेट ऑफ कूलिंग फास्ट है तो उसके क्रिस्टल का साइज कैसा होगा, छोटा क्रिस्टल। अगर रेट ऑफ कूलिंग फास्ट है तो क्रिस्टल क्या हो जाएगा, छोटा, क्योंकि दोनों में कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली रिलेशन है। अगर रेट ऑफ कूलिंग क्या है, ये क्या है, स्लो ठंडा होता है, तो कैसे क्रिस्टल होंगे,
बड़ा क्रिस्टल होगा। किसका? उस पदार्थ का। क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्या होता है? किसी पदार्थ को गर्म करके उसको गला देना, गलाने के बाद ठंडा करना। तो जैसे ही ठंडा करोगे तो पदार्थ के अंदर उसके क्रिस्टल बन जाते हैं। क्रिस्टल का मतलब होता है रवा, रवे का आकार। ये वर्ड होता है रवे का आकार। अब चूंकि इग्नियस रॉक जो है, आग्नेय चट्टान में, ये क्यों पढ़ना पड़ रहा है? क्योंकि आग्नेय चट्टान पहले गर्म मैग्मा होता है, वही मैग्मा ठंडा होता है, उससे आग्नेय चट्टान बनती है। तो ऑब्वियसली वो मैग्मा जब ठंडा होता होगा तो वो अपने अंदर क्रिस्टल बनाता होगा। इसी क्रिस्टल को बोलते हैं रवा, रवे का साइज। तो आग्नेय चट्टान कैसी होती है? आग्नेय चट्टान होती है रवादार चट्टाने हैं, ठीक है ना, क्रिस्टल चट्टाने हैं। इसके अंदर रवे पाए जाते हैं, क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। तो अगर जो चट्टान है वो फास्टली ठंडी हो जाती है तो उसके क्रिस्टल छोटे होते हैं। अगर जो चट्टान है वो स्लो ठंडी होती है तो उसके बड़े क्रिस्टल होते हैं। ये इस चीज को नोट कर लो, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 110% इस पर क्वेश्चन आने के चांसेस बन जाते हैं ये, क्योंकि कॉन्सेप्ट है। यूपीएससी तो इसमें पक्का स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे 2 स्टेटमेंट लिख देगा और आप अगर नहीं आपको पता होगा तो आप इस चीज में उलझ के रह जाएंगे, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक सारी चीज नोट डाउन कर लो। बेसिक चीजें, सारी चीजें मैंने तो बताई, ठीक है। तो अगर इन एग्जांपल्स की बात करें, ठीक है, तो ओवन जो है उसकी रेट ऑफ कूलिंग O2 से ज्यादा है, तो ओवन का जो क्रिस्टल साइज होगा, ठीक है, यहां लिख दे रहा हूं, क्रिस्टल साइज ऑफ ओवन इज लेस देन क्रिस्टल साइज ऑफ O2, ठीक है। O2 का क्रिस्टल साइज बड़ा होगा क्योंकि उसकी रेट ऑफ कूलिंग क्या है? उसकी रेट ऑफ कूलिंग क्या है? कम है। रेट ऑफ कूलिंग कम। अब देखो, रेट, मैंने टाइम नहीं बोल रहा है, मैंने दर बोली है, मैंने रेट बोला है। तो रेट ऑफ कूलिंग जो है वो ज्यादा है, क्योंकि वो ज्यादा का मतलब है कि वो ज्यादा टाइम में ठंडा कर रहा है। तो रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा है तो उसके क्रिस्टल का साइज कैसा होगा? रेट ऑफ कूलिंग जो है, अगर ये अब क्या, रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा मतलब होने का मतलब है कि वो स्लो ठंडा करेगा। स्लो ठंडा करेगा तो उसका क्रिस्टल का साइज कैसा हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और ओवन की बात करें तो इसका रेट ऑफ कूलिंग बहुत ज्यादा है। रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा है तो इसके क्रिस्टल, यानी कि वो जल्दी ठंडा हो जाता है। जल्दी ठंडा हो जाता है तो उसके क्रिस्टल कैसे बनेंगे? छोटे। तो यानी कि ओवन का क्रिस्टल साइज छोटा होगा और O2 का बड़ा होगा, ठीक है। बार बार ओवन ओवन निकल रहा है, ऐसा एग्जांपल ले लिए, माइक्रो ओवन दिमाग में ना आ जाए, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो मैं तुम्हें ये बता रहा था कि भाई जिसका जो जितना ज़्यादा फास्ट ठंडा होगा उसका क्रिस्टल छोटे आकार का होगा, छोटे आकार का क्रिस्टल बनेगा, ठीक है। जो जितना स्लो ठंडा होगा उसका क्रिस्टल क्या बनेगा? बड़े आकार का क्रिस्टल बनेगा, ठीक है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये था। तो इसके लिए वो सारी जो भूमिका थी वो बांधनी पड़ी थी, ठीक है। अब ये बताया क्यों, ये भी देख लो ध्यान से, देखो ध्यान से। जब हम जो इसके पहले वाला टेबल बना था उसमें देखो सबसे नीचे, यानी कि जो अल्ट्रा मैफिक चट्टान थी वो कौन सी थी? पेरिडोटाइट की चट्टान थी, ठीक है। उसमें क्या था कि सिलिका की मात्रा जो थी वो क्या थी? सबसे कम थी। सिलिका की मात्रा कम थी और वो सबसे ज्यादा हाई डेंसिटी का था। जब पृथ्वी के अंदर कोई मटेरियल है तो पृथ्वी के अंदर कैसे होंगे? लिक्विड फॉर्म में होंगे, क्योंकि जो आपने देखा होगा, चाहे वो मेंटल की बात करें तो वहां पर भी एस्थेनोस्फीयर है, या कोर की बात करें तो उसका अपर कोर वो भी क्या है? द्रव अवस्था में है, मॉल्टन फॉर्म में है। मगर अब जब तुम मेंटल क्रॉस कर लोगे, क्रस्ट में आओगे, तो तुम्हें कोई ऐसी अवस्था नहीं मिलेगी। उस अवस्था का रीजन क्या है कि अंदर रेडियो एक्टिव जो तत्व हैं, एक तो उनका टेम्परेचर, और प्लस क्या है कि अंदर जाने में टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो इन दोनों टेम्परेचर इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि वहां पे जो एलिमेंट्स होते हैं कुछ लेयर पे, मतलब एलिमेंट्स कुछ दूरी तक जो है वो द्रव अवस्था में रहते हैं। तो नीचे जो पेरिडोटाइट की बात कर रहे हैं, तो पेरिडोटाइट जो है, पेरिडोटाइट में क्या है कि वो नीचे ही नीचे रहता है। उसकी बाहें आग्नेय चट्टान देखो हमने कोई नहीं देखी थी, ठीक है। अब देखो ध्यान से एक कॉन्सेप्ट कि पृथ्वी में जैसे जैसे पृथ्वी के ऊपर आएंगे, पृथ्वी की जो डेप्थ होती है, पृथ्वी की जो डेप्थ है, अगर वो क्या होती है, डेप्थ बढ़ती है तो टेम्परेचर भी क्या होता है? बढ़ता है। अगर डेप्थ कम होती है तो टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। तो पृथ्वी के डेप्थ में है पेरिडोटाइट, कहां पर पाया जाएगा? सबसे अंदर पाया जाएगा, मेंटल के पास कहीं पाया जाएगा। 1200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो 1200 में वो एकदम कैसा है? द्रव अवस्था में है, और वो अंदर ही ठंडा होता है, बाहर आ ही नहीं पाता। तो यानी कि अगर कोई ये पृथ्वी है, ठीक है,
और पेरिडोटाइट यहां पर है, तो जैसे जैसे पेरिडोटाइट ऊपर आएगा तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, मगर ये ऊपर आ नहीं पाता है। ऊपर आ नहीं पाता है तो अब अगर कोई चीज अंदर ठंडी होनी है तो अंदर ठंडे होने का मतलब है कि वो ज्यादा टाइम लेगी ठंडा होने में। क्यों? क्योंकि देखो जैसे जैसे ऊपर आएगी तो टेम्परेचर तो अपने आप डाउन हो ही रहा है, तो एक तो ये फैक्टर काम कर जाएगा, उसको ये बहुत अच्छा कैटलिस्ट उत्प्रेरक मिल जाएगा कि भाई जैसे जैसे डेप्थ जो है वो कम हो रही है तो टेम्परेचर भी डाउन हो रहा है। मगर कोई चीज अंदर डेप्थ में ही है और वो ऊपर आ ही नहीं रही, ऊपर आ ही नहीं पा रही है, तो उसको ठंडा होने में टाइम लगेगा। तो यानी कि अगर पेरिडोटाइट की एग्जांपल लें, पेरिडोटाइट जो है इसकी जो रेट ऑफ कूलिंग है, रेट ऑफ कूलिंग है वो सबसे मैक्सिमम है। रेट ऑफ कूलिंग का मतलब है कि जो दर है, जो दर है वो क्या है, वो इसकी वो बहुत इतनी ज्यादा है। दर का मतलब है कि भाई बहुत देर से ठंडा होता है। जब देर से ठंडा होता है, जब स्लो, जब ये बात करते हैं स्लो वाले की, तो इसके साइज कैसे होंगे? पेरिडोटाइट की बात करें, इसका साइज कैसा हो जाएगा? इसके साइज बहुत बड़े आकार का होगा, बड़े आकार का क्रिस्टल बनाएगा। पेरिडोटाइट जो है वो बहुत बड़े आकार का क्रिस्टल बनाता है। तो समझ में, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि पेरिडोटाइट जो है भाई अंदर पाया जाता है और उसको ठंडा होने में बहुत ज़्यादा समय लेगा। तो जब ठंडा होने में जितना ज़्यादा समय लेगा, अगर जितना ज़्यादा समय ले रहा है, स्लो का मतलब क्या है यहाँ पर? फास्ट ठंडा तो नहीं हो रहा है, ये क्या है? स्लो का मतलब क्या है? ज़्यादा टाइम ले रहा ठंडा होने में। ठीक है, हर चीज मैं लिख दे रहा हूं, हर चीज लिख दे रहा हूं, तुम्हें कहीं से कोई प्रॉब्लम ना आए कॉन्सेप्ट समझने में। तो स्लो ठंडा हो रहा है, तो स्लो ठंडा हो रहा है तो इसका साइज कैसा होगा? बड़े का, या बड़ा क्रिस्टल बनेगा। तो पेरिडोटाइट जो चट्टान होती है उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो बहुत बड़े साइज के पाए जाते हैं। अब जैसे हमने सबसे अंदर चट्टान ले ली, अब सबसे बाहर की चट्टान कौन सी थी? याद करो, सबसे बाहर चट्टान ये थी रायोलाइट, लिखा भी है यहां पे रायोलाइट, ठीक है ना। अब रायोलाइट की बात कर लें मेरे भाई, सबसे बाहर, ये बाहर चट्टान है, तो बाहर जब कोई चीज आ जाएगी तो वो उसका टेम्परेचर सडनली डाउन होगा, क्योंकि पृथ्वी के अंदर टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे जैसे ऊपर आ रहे हैं टेम्परेचर कम हो रहा है। तो रायोलाइट जो है वो कैसा हो जाएगा? वो फास्ट ठंडा होगा, फास्टली ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो इसके क्रिस्टल कैसे बनेंगे? इसके क्रिस्टल सबसे छोटे आकार के क्रिस्टल बनेंगे, छोटे आकार के क्रिस्टलों का निर्माण होगा। ठीक है, तो रायोलाइट के जो क्रिस्टल्स होंगे, इस आग्नेय चट्टान के जो रवे के कण होंगे, रवे का आकार होगा वो बहुत, क्या कहते हैं, कैसा होगा? बहुत छोटा होगा। जबकि क्यों? क्योंकि ये बहुत तेजी से ठंडा हो जाएगा, क्योंकि ऊपर है, ऊपर है तो बिल्कुल टेम्परेचर, नीचे का तो उसमें कोई इफेक्ट कर ही नहीं रहा है, ऊपर का टेम्परेचर केवल इफेक्ट कर रहा है, वो जल्दी से बाहर निकलेगा और कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा, पृथ्वी के ये एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के बराबर आ जाएगा। और मगर पेरिडोटाइट जो कि अंदर है वो तो ठंडा होने में बहुत समय लेगा। तो जब बहुत समय लेगा तो उसके रवे के आकार कैसे हो जाएंगे? उसके रवे के आकार बड़े छोटे आकार के होंगे। जो ठंडा जल्दी हो जाएगा, सॉरी, जो फास्टली ठंडा हो जाएगा उसके रवे के आकार छोटे होंगे, और जो देर से ठंडा होगा, बहुत देर में ठंडा होगा, तो उसके रवे का आकार क्या होगा? बड़ा होगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये जानना आपको बहुत जरूरी था। अब देखो, जैसे आग्नेय चट्टानों के बारे में हमने इसमें पढ़ लिया कि भाई उनके रवे का आकार कैसा होता है, उनके क्रिस्टल का जो शेप है, साइज है वो कैसा होता है, उनकी कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अब ये भी जान लीजिए कि जो आग्नेय चट्टान है वो बेसिकली मैग्मा से बनती हैं, तो उसमें कोई जीवाश्म नहीं मिलते हैं, है ना। तो अगर बात करी जाएगी, एक स्टेटमेंट आ जाएगा कि नो फॉसिल इन इग्नियस रॉक, तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। ठीक है ना, इग्नियस जो रॉक होती है, आग्नेय चट्टान होती है, उसमें किसी भी प्रकार के जीवाश्म नहीं मिलते हैं। अगर जीवाश्म नहीं मिलेंगे तो फिर बात ही खत्म हो जाएगी। बात करी जाए कोयले की, पेट्रोलियम की, प्राकृतिक गैस की, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, कोल, तो ये सारे जो ईंधन है वो इसमें कभी नहीं पाए जाएंगे। ठीक है ना, तो ईंधन के पॉइंट ऑफ व्यू से आग्नेय चट्टानें जो पृथ्वी पर पाई जाने वाली जो इग्नियस रॉक्स होती हैं वो बिल्कुल भी यूजफुल नहीं होती। परंतु अगर बात करी जाए मिनरल्स की, बात करी जाए, मिनरल्स इसमें बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे कि आप ये सारे मिनरल्स देख रहे हो, तो ये सारी चीजें इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में मिलती हैं। परंतु अगर ईंधन की बात करें तो ईंधन इसमें नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें जीवाश्म नहीं मिलते हैं। तो ये पूरी जो कथा थी वो थी इग्नियस रॉक की, आग्नेय चट्टानों की। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, और मैंने जो आपको इंफॉर्मेशन स्टार्टिंग में दी थी तो उसका जरूर से जरूर पालन करें। घर में पढ़ाई करते रहें, वीडियोस को देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। अगर आपको अच्छा लगता है और कोई सजेशन हो जरूर बताएं, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर पूछें। ठीक है, घर पे पढ़ाई करते रहिए
और जो है वो 26, 27, 28 जून को जरूर से जरूर अनअकैडमी समिट को अटेंड करिए, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी वो, ठीक है। चलिए, थैंक यू, स्टे सेफ, जय हिंद।